सभी को नमस्कार। आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनएफओ के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का एनएफओ आया है। बड़ौदा पीएनबी पैरिबस निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का एनएफओ आया है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका छोटा पोर्टफोलियो या बड़ा पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो में 100% मोमेंटम फंड्स होने चाहिए। मोमेंटम फंड्स बेसिकली ट्रेंडिंग सेक्टर्स को या फिर ट्रेंडिंग स्टॉक्स को कैप्चर करते हैं। इसीलिए आपके फंड में 100% कोई ना कोई मोमेंटम फंड होने चाहिए। मैं आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट उससे पहले सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर्स का काउंट हिट हुआ है, हमें 1000 तक काउंट पहुंचाना है। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी वीडियो थोड़ा सा टैक्टिकल होने वाला है, बहुत डायनेमिक होगा। मैं आपको वैल्यू फंड्स, मोमेंटम फंड्स सभी का डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को सेव करना, डाउनलोड करके रखना, बार बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखना, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्योंकि अगर आपको कोई अच्छे रिटर्न चाहिए या फिर आपको ये समझना है कि कौन सा फंड चूज करे, कौन सा फंड इग्नोर करे, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इसीलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल रीड करना होगा या फिर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप कंज्यूम करना होगा आपको। ठीक है, तो इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर देखना। मैं स्टार्टिंग में ही बताता हूँ कि वीडियो लंबा हो सकता है, ध्यान से देखना। नोट्स निकालना हो तो आप नोट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, बट चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी बड़ौदा, यहाँ पर ये एमफी की वेबसाइट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया। बड़ौदा पीएनबी पैरिबस निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड। अभी जो जिनको पता नहीं उनके लिए बता दूं कि अगर कोई इंडेक्स फंड हो, मान लो बीएससी का इंडेक्स फंड हो या फिर एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो वहां पर जो इंडेक्स है, एनएससी ने जो 30 स्टॉक्स चूज किए, 200 स्टॉक्स है मान लो। अभी ये बताता हूं मैं कि निफ्टी 200 में कौन से स्टॉक्स आते हैं। निफ्टी 200 में निफ्टी के 50 पहले स्टॉक्स आते हैं, निफ्टी 50 वाले। उसके बाद जो 150 मिड कैप के स्टॉक्स है वो आते हैं। तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स पहले, और जो 150 स्टॉक्स है वो आते हैं निफ्टी 200 में। टोटल 200 100 का काउंट होता है। ये स्टॉक्स एनएससी डिसाइड करता है, यानी निफ्टी का जो इंडेक्स है 200 का, वो डिसाइडेड ऑलरेडी होता है। यहाँ पर अब ये 200 स्टॉक्स में से सबसे मोमेंटम वाले जो 30 स्टॉक्स है, जो एनएससी का इंडेक्स बताता है, मैं आपको ये दिखाता हूँ पहले तो, कि ये एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। यानी एनएससी ने जो इंडेक्स बनाया है 200 स्टॉक्स में से 30 का, वही फंड मैनेजर को फॉलो करना पड़ता है। जो एनएससी ने जो 30 स्टॉक्स दिए हैं, जो प्रोपोर्शन है, वही सेम प्रोपोर्शन फंड मैनेजर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको वो फॉलो करना पड़ता है। आपको ये डिफरेंस इंडेक्स फंड में और जो बेसिकली जो सिंपल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से स्टॉक्स आते हैं ये तो मैं आपको पहले बताता हूँ, तो आपको एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये निफ्टी 200 मोमेंटम के इंडेक्स फंड है। यहाँ पर मैं आपको रिटर्न्स बताता हूँ, मोमेंटम फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसका बेसिकली सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन, यानी इंसेप्शन डेट डेट क्या है, बेस डेट 2005 की बेस डेट लिया है उन्होंने। 2005 से अभी तक लगभग 20% का सीएजीआर है। 20%, मैं प्राइस रिटर्न बता रहा हूँ, अगर आपको टोटल रिटर्न बताओ तो लगभग 22% का सीएजीआर है। नॉट अ स्मॉल रिटर्न। आपको ये मैसिव रिटर्न, जब आप 22% पर इतने 15-20 साल तक अगर आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है तो आपकी मैसिव वेल्थ ग्रो होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो वेटेज देखते हैं कि सेक्टर कौन से, तो 200 निफ्टी 200 में से जो सबसे मोमेंटम वाले जो 30 स्टॉक्स है, कितने हैं 30 स्टॉक्स, उनमें ये एनएससी का इंडेक्स है, उन्होंने कौन से सेक्टर सिलेक्ट किए, तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट में। मेरे हर वीडियो में मैंने कहा है कि ट्रेंडिंग सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑटोमोबाइल हो गया, टूरिज्म हो गया, ऐसे जो सेक्टर्स अच्छे हैं उनमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक इंडिया के ग्रोथ पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट। अब यहाँ पर सेपरेटली इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर आप बिजनेस साइकिल फंड हो या फिर ऐसे अच्छे फंड्स हो कि जिनमें ऑटो का कंपोनेंट या फिर जो अच्छे सेक्टर से उनका कंपोनेंट हो, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन के रीजन के थ्रू, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में उनका 24% का इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल गुड्स, यानी जो, अगर कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करना होता है तब एक बड़े, हम ये कहते हैं कि छोटे गुड्स मतलब जो हम डेली कंज्यूम करते हैं कंपनीज के लिए। और कैपिटल गुड्स मतलब क्या, बड़े बड़े मशीनरीज है। अगर कोई बड़ी बिल्डिंग सेट करनी है तो वहां पर बहुत बड़ा फर्नीचर लगता है, जो कैपिटल गुड्स है कि हेवी इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब कोई भी कंट्री में अगर एक ग्रोथ आती है तो विदाउट कैपिटल सेक्टर या फिर कैपिटल गुड सेक्टर वो नहीं आती, तो आपका इन्वेस्टमेंट उसमें होना चाहिए। ये थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या फिर एक थोड़ा
फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना चाहिए कि ग्रोइंग इकोनॉमी में कौन से सेक्टर को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आपका टूरिज्म सेक्टर है, जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो लोग अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, अच्छा हेल्थ केयर करते हैं, अच्छा घूमते हैं, कैपिटल गुड्स यानी जो हेवी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे जो बड़े सेटअप्स कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इनमें कैपिटल गुड्स का काम आता है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद पावर सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है, ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल सेक्टर है। ठीक है, अभी स्टॉक्स की बात करें कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड्स में, तो ट्रेंड यानी टाटा का ट्रेंड है, उसका 6% का वेटेज है। ये जो वेटेज है यही फंड मैनेजर को फॉलो करना पड़ता है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अभी यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये आपको मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट वो क्यों कम होना चाहिए इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाज जब ऑटोमोबाइल आती तो बजाज मारुति सुजुकी उनको इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, बट यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक बजाज को लिया है। अब क्यों लिया है ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये इंडेक्स फंड है, ठीक है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा महिंद्रा, फिर से आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में आता है। टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सीमेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आप रिटर्न देखते हो तो एक साल का रिटर्न लगभग 63% का रिटर्न है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कंसिस्टेंटली 20%, 18-19% के भी रिटर्न मिलते हैं तो वो फंड आपको प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा मैं कोटक का फंड दिखाता हूँ। कोटक का ऑलरेडी फंड लॉन्च हुआ है। जो आज हम फंड की बात कर रहे हैं वो है बड़ौदा पीएनबी पैरेबस निफ्टी 200 मोमेंटम फंड। अभी सेम फंड इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड आप कोटक का लो, एचडीएफसी लो, आईसीआईसीआई लो, सभी के रिटर्न सेम हो गए। 0.5% 1% तक यहाँ वहाँ हो सकता है, वो जस्ट मैचिंग एरर होता है, ठीक है। तो एक साल का रिटर्न कितना मिला यहाँ पर, 50 लगभग 58% का रिटर्न मिला है, 59 आप पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखो, जब मैंने कहा कि निफ्टी 200 के स्टॉक से निफ्टी 200 में 50 के टॉप के स्टॉक्स आते हैं, उसके बाद निफ्टी मिड कैप के 150 स्टॉक्स आते हैं, तो इसमें मिड कैप आएगा, उसमें स्मॉल कैप नहीं आएगा आपका, तो स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट आपकी हर टाइम जीरो रहेगी। मिड कैप आपका 15% है लगभग, और लार्ज कैप आपका 85% है। तो जैसा ये प्रोपोर्शन है, कैपिटल गुड, ऑटोमोबाइल, आपका सर्विस, ये फाइनेंशियल, यहाँ पर ये अलग प्रोपोर्शन दिखा रहा है, ये चेंजेस होता है, ईटी मनी अपडेटेड नहीं होगा, ठीक है। बट फंड मैनेजर को 100% यही फॉलो करना पड़ता है। तो हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, एग्जिस्टिंग हो या नया इन्वेस्टमेंट हो, नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके पास मोमेंटम फंड्स होने चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा मोमेंटम फंड्स बेसिकली ट्रेंडिंग सेक्टर्स को, ट्रेंडिंग सेक्टर या फिर ट्रेंडिंग जो पार्ट होता है इकोनॉमी का, आप सेक्टर से कह सकते हो, उनमें इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल है, पावर है, एक्स वाई जेड, आपको तो ये समझ में आ गया। अभी इंडेक्स फंड में आपका इन्वेस्टमेंट, ये फंड में 10% पूरे पोर्टफोलियो में, मान लो 1 सीआर का पोर्टफोलियो है, 1 सीआर में से सिर्फ आपका 10% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैं जनरली 15-18% सजेस्ट करता हूँ आपको। तो इंडेक्स फंड में कम क्यों होना चाहिए, मान लो अनसर्टन सिचुएशन है, अनसर्टन सिचुएशन में फंड मैनेजर खुद का दिमाग नहीं लगा सकते, उनको वो इंडेक्स, एनएससी का इंडेक्स फॉलो करना ही पड़ता है। तो खुद का दिमाग नहीं लगा सकते, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट 8% पकड़ लो, 7% पकड़ लो, 10% पकड़ लो, 10% के ऊपर होना नहीं चाहिए कोई भी सिचुएशन में। आपको ये नहीं करना कि डाइवर्सिफिकेशन, मैंने कहा है कि अगर आपकी कोई एक स्कीम हो तो दो स्कीम, आपको दो स्कीम में एक सेक्टर हो, मान लो मिड कैप हो तो मिड कैप के दो स्कीम होने चाहिए। यहाँ पर अगर इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड का आपका एक ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो क्या इस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करें, मैं मैक्सिमम 10% का एलोकेशन देता हूँ, इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बड़ौदा पीएनबी पैरिबस का इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। स्टार्ट डेट 25 सितंबर 2024 को ऑलरेडी हुआ है, और क्लोजिंग डेट यानी 9 अक्टूबर 2024। आपका इसमें 100% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बिजनेस साइकिल फंड, मोमेंटम फंड, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैल्यू फंड्स में मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स फंड, ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन होगा, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये वैल्यू फंड में, ये फंड में, और ये बड़ौदा का पीएनबी पैरिबस निफ्टी 200 मोमेंटम फंड में क्या डिफरेंस है। अभी रिटर्न्स का भी डिफरेंस होगा, फंडामेंटल भी डिफरेंस होगा। जब आपका यहाँ पर निफ्टी 500 आता है ना, तो जो 500 में निफ्टी के मिड कैप के भी स्टॉक्स आते हैं। निफ्टी 50 आया पहले, तो उसके बाद 150 मिड कैप के स्टॉक्स, निफ्टी के बाद जो 150 स्टॉक्स आते हैं वो मिड कैप के स्टॉक्स, उसके बाद जो स्टॉक्स आते हैं वो आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स आते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना।
तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड में आपका स्मॉल कैप भी आएगा, आपका मिड कैप भी आएगा, आपका लार्ज कैप भी आएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली फंडामेंटल डिफरेंस होता है। बट मैं आपको ये स्पेसिफिकली कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको निफ्टी वैल्यू 500 में जाना चाहिए। मतलब अगर कंपैरिजन करें तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में वैल्यू फंड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आपके पास कम ही स्टॉक हो, मान लो 30-40 स्टॉक्स हो, कम स्टॉक्स हो, और आपका जो सेक्टर है मान लो मिड कैप हो और लार्ज कैप है, उसी में आप अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसर्टन सिचुएशंस में इंडेक्स फंड को ज्यादा डैमेज आता है। तो अगर आपके पास लार्ज कैप मिड कैप है, तो आपके जो लॉसेस होने की संभावना है या फिर डिटोरेशन है पोर्टफोलियो में अनसर्टन सिचुएशन में, वो आपका कम होता है जब आपके पास मिड कैप और लार्ज कैप हो। वही अगर आपके पास स्मॉल कैप है, तो आपको डैमेज या फिर पोर्टफोलियो में जो वैल्यू डिडक्शन है वो आपका ज्यादा होगा। तो ये फंड में 100% आपका इंडेक्स फंड नहीं, ये फंड हो सकता है या दूसरा कोई भी हो सकता है, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कुछ भी क्वेश्चन हो कि अभी ये एक चीज ध्यान में रखना, जिनका एज ज्यादा है, मान लो रिटायरमेंट का पैसा है, 60-65 एज है, उनको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट उसी के साथ बैलेंस एडवांटेज फंड्स या फिर आपका बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। उतना डेट होना चाहिए, उतना आपका फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, उतना आपका एक कमोडिटी या फिर मल्टी एसेट एसेट पोर्टफोलियो कहते हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि आपके रिटायरमेंट फंड्स में या फिर रिटायरमेंट पीरियड में आपका अनसर्टन सिचुएशन, मान लो 10 साल में आपका पोर्टफोलियो 2x हो गया, बट अगर अनसर्टन सिचुएशन वो हाफ होता है, तो आप वो डैमेज सहन नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। तो जब आपका रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मान लो 15% का ही CAGR मिले, बट वो सर्टनिटी से चलना चाहिए। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।